हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने स्टडी किया था कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। मुझे उम्मीद है टॉपिक आपको याद होगा, अभी कल ही पढ़ा था पिछले लेक्चर में। जैसे हमने क्वेश्चन पूछा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से समय, जैसे मान लो एक चार्ज है Q1, इससे R1 डिस्टेंस पर एक चार्ज Q2 रखा है। ये चार्ज फिक्स और Q2 पे यहां पर रखा है। अगर इसे रिलीज कर दिया जाए दोनों पॉजिटिव चार्ज है, जाहिर है इधर भगेगा। जब ये भागते भागते Q2 यहां पहुंच गया R2 डिस्टेंस पे, पहले कितने डिस्टेंस में था R1, ये तो फिक्स ही, इसकी इसे छोड़ोगे भगेगा बाहर। जब ये R2 डिस्टेंस पर हो गया तब इसकी रफ्तार क्या होगी? रफ्तार आपने निकाला था, x डिस्टेंस पे जाके Q2 को रखा था, फोर्स निकाला था, स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट दिया dx, तो वाटर निकाला था F इक्वल्स W इक्वल्स F dx और लिमिट लगाया था R1 से लेकर R2 तक के लंबा प्रोसीजर था। हमने वही आपको बताया था कि इसी क्वेश्चन को जब हम आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाएंगे तब दो लाइन में आएंगे। कैसे? देखो, जब बॉडी मान लो A पर है, यहां R1 डिस्टेंस पर है, तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी? पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 बाई R1, अभी पढ़ा। जब बॉडी यहां पर पहुंच गई मान लो B पर, तब इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी? K Q1 Q2 बाई R2। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज की इंक्रीज की? डिक्रीज किया। R के इनवर्सली है, डिस्टेंस बढ़ गई, इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी, दोनों के बीच जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कम हो गई। गई कहां? अगर एक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, डिक्रीज कर रही है, तो एनर्जी तो कहां गई वो डिक्रीज होकर के? क्योंकि डिस्ट्रॉय तो हो नहीं सकती एनर्जी, क्रिएट तो हो नहीं सकती एनर्जी। तो जब डिस्ट्रॉय हो रही है, डिस्ट्रॉय होगी नहीं तो गई कहां? जब ये बॉडी रेस्ट में था तो इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, केवल पोटेंशियल एनर्जी थी। जब यहां पर ये गया, इधर जा रहा है, अब इसमें काइनेटिक एनर्जी आ रही है, काइनेटिक एनर्जी आ रही है। इसका मतलब जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई होगी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स काइनेटिक एनर्जी। बस कितनी का चेंज आया? U1 माइनस U2 इक्वल्स हाफ mv स्क्वायर। यहां से देखो कि Q1 Q2 कॉमन ले लो, 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, हाफ mv स्क्वायर, v स्क्वायर हो जाएगा, d स्क्वायर 2k Q1 Q2 बाय m, 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। k की वैल्यू तो चाहो रख दो, ऐसा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, 1/4π0, तो v की वैल्यू हो जाती है अंडर रूट 2k Q1 Q2 बाई m इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 आंसर। ये वहां मिलेगा। जिस समय R2 डिस्टेंस पर पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी होगी
अंडर रूट 2 KQ1 Q2 बाई M इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, राइट। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस पर, एक्सरसाइज आएगा तो कराएंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसी में, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो ये कांस्टेंट या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, E, इलेक्ट्रिक फील्ड E। हमने यहां एक डाइपोल रखा है, डाइपोल, एक डाइपोल रखा है जिसका डाइपोल मोमेंट ये है, मान लो इधर कोई मतलब नहीं उससे, मान लो P, डाइपोल मोमेंट P है। इसका मतलब माइनस क्यू चार्ज इधर है, प्लस क्यू चार्ज इधर है। अगर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से अभी थीटा एंगल पे रखा है, थीटा एंगल पर, तो आपको पता होगा इस पर एक टार्क लगेगा, टार्क, टाउ, जिसकी वैल्यू होती है P sin थीटा। टार्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, P sin थीटा। अगर हम इस डाइपोल को मिडिल पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसे स्मॉल एंगल डी थीटा एंगल रोटेट करा है तो वर्क डन होगा, वर्क डन dw इक्वल्स टाउ इंटू डी थीटा, dw इक्वल्स टाउ इंटू डी थीटा। जब बॉडी पता चुके हैं, जब बॉडी रोटेशनल मोशन में होती है या रोटेट करती है तो रोटेट कराने का रीजन होता है टार्क, और रोटेट करेगी तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट बॉडी में नहीं होगा, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा। तब वर्क डन को लिखा जाता है टार्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बॉडी लीनियर मोशन में होती है उस समय लीनियरली अगर उसको डिस्प्लेस कराते हैं तब वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब डॉट एस यहां क्या होगा, टाउ डॉट डी थीटा, इस तरीके से वर्क करेंगे। अच्छा, अब इसको हम नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं। इसका रीजन ये है, देखो फोर्स इधर लगेगा, इसको इधर ऐसे घुमाएगा, ऐसे टाउ का डायरेक्शन किधर होगा, P क्रॉस E अंदर, P इधर है डाइपोल मोमेंट P और E इधर है, ऐसे घुमाओ P क्रॉस E, थंब किधर है, अंदर, इसका मतलब टाउ का डायरेक्शन किधर है, अंदर, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा ऐसे घूम रहा है, ऐसे डी थीटा, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा बाहर है। इसका मतलब ऐसे आप देखो टाउ डॉट डी थीटा, इसे लिखेंगे टाउ डी थीटा कास 180, कास 180, क्योंकि टार्क अंदर है, डी थीटा बाहर है, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो आपका होगा 180, और कास 180 होता है -1, तो हो जाएगा माइनस टाउ डी थीटा। और आपको पता है टाउ
PE साइन थीटा डी थीटा। दूसरी चीज, अगर मान लो हम एक जनरल एंगल इसको θ1 पे रख के और इसको घुमा दे रहे हैं यहां तक, θ2 एंगल तक घुमा रहे हैं, θ1 से लेके θ2 तक घुमा दिया, तब टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ P साइन थीटा डी थीटा लिमिट θ1 से लेके θ2 तक माइनस P कांस्टेंट साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस थीटा, और लिमिट लगी है θ1 से θ2 तक। वर्कडन के बारे में आपको पता है, यही वर्कडन होता है U इनिशियल माइनस U फाइनल, दैट इज U θ1 माइनस U θ2। पहले इसकी इनिशियल पोजीशन थी जो हॉरिजॉन्टल से इलेक्ट्रिक फील्ड से θ1 एंगल पे था, बाद में चला गया θ2 एंगल पर, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई होगी और उतना हुई होगी जितना आपको घुमाने में, उसको रोटेट कराने में या वर्क करना पड़ा। इसका मतलब यही फंक्शन यही है U θ1 माइनस U θ2, यानी U θ1 माइनस U θ2 की वैल्यू आ गई P, लिमिट लगा देंगे cos θ2 माइनस cos θ1। ये इतनी पोटेंशियल एनर्जी तो है, लेकिन सुविधा के लिए मान लेते हैं कि U θ2 जो फाइनल पोजीशन है, एज्यूम कर ले, इफ यू एज्यूम at theta equals 90 degree, if we assume theta equals θ2 equals 90 डिग्री, यानी हम 90 डिग्री तक इसको रोटेट कराए, फाइनल पोजीशन 90 चला गया, यानी सुविधा के लिए ऐसा लेते हैं कि एक पोजीशन पर उसकी एनर्जी 0 हो जाए, तो U θ2 को लिखा जा सकता है 0, इसलिए आएगा U θ1 माइनस 0 इक्वल्स P cos 90 माइनस cos θ1, cos θ1, या इसको लिख सकते हैं U θ1 इक्वल्स P 0 माइनस cos θ1, या U θ1 इक्वल्स माइनस PE cos θ1। जनरल फार्मूला थीटा एंगल पर अगर रखा है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल पे रखा है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, U थीटा से लिखें तो आएगा माइनस P cos थीटा, और इसे लिखा जा सकता है माइनस P डॉट E, इसे लिखा जा सकता है माइनस P डॉट E। ये होती है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तक तो क्लियर होगा, जब इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो टार्क लगेगा P साइन थीटा, अगर थोड़ा सा एंगल डी थीटा हमने रोटेट कराया तो वर्क डन होता है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जैसे F डॉट S वैसे टाउ डॉट डी थीटा। अब दोनों के बीच का एंगल हमने आपको बताया, टॉर्क अंदर लगेगा, डी थीटा के डायरेक्शन बाहर है, इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है। तो जैसे एफ एस कॉस थीटा होता है वैसे टाउ डी थीटा कॉस थीटा मीन्स 180 डिग्री।
काश अगर टी -1 होता है तो माइनस हो गया, ये टाउ की वैल्यू रख दिया, dw आया, थोड़ा सा d थीटा घुमाने में थोड़ा सा वर्क डन हुआ, dw माइनस p sin थीटा d थीटा। अब मान लो कि इलेक्ट्रिक डायपोल की पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से ऐसे मान लो θ1 एंगल पर है, इनिशियल पोजीशन, और इसको हमने मिडिल पॉइंट को एक्सिस मानते हुए इसको रोटेट करा दिया θ2 एंगल पर, तो वर्क डन कितना? अरे θ1 पर कुछ एनर्जी होगी, θ2 पर कुछ एनर्जी होगी, तो चेंज जो एनर्जी की आएगी हो जाएगा θ1 माइनस θ2, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स वर्क डन, इंटीग्रेट कर दिया और लिमिट लगा दिया θ1 से लेकर θ2 तक। बाकी ये सब सही है, आपका माइनस है, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, प्लस हो गया, लिमिट लगा दिया, ए आ गया। θ1 पोजीशन और θ2 पोजीशन के बीच की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब हम सुविधा के लिए किसी एक ऐसे पोजीशन को एज्यूम करें जहां पे एनर्जी जीरो हो जाए, जीरो 90 ले ले, θ2 मान लो पहले θ1 डिग्री पर था, उसको हमने 90 तक घुमा दिया, तो जब 90 पे जाएगा तो cos 90 जीरो, u θ2 जीरो, वहां पर एनर्जी जीरो हो गई। जब जीरो हो जाएगी तो यहां जीरो रखने पर देखो θ2 90 रखा, θ1 ये फार्मूला है θ1 एंगल के लिए। लेकिन अगर हम कहें कि कोई इलेक्ट्रिक डायपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल पे रखा है तो उससे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो आप बोलेंगे माइनस पी डॉट ई, माइनस पी डॉट ई, राइट, ओके। फिर देखते हैं ऐसे ही वर्क डन टू रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल in uniform electric field, work done to rotating an electric dipole in uniform electric field, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को रोटेट कराने में किया गया वर्क डन। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है थीटा एंगल पे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की है, तो इस पर एक टार्क लगेगा, टार्क होगा P sin थीटा, P sin थीटा। अगर हम इसे थोड़ा सा रोटेट कराएं, कितना, स्मॉल एंगल डी थीटा, तो वर्क डन आएगा dw इक्वल्स टाउ इंटू डी थीटा, टाउ इंटू डी थीटा, वर्क डन। वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाने पर किया गया वर्क डन है, इसका मतलब वर्क करना पड़ रहा है, निगेटिव ही है। तो फिर अगर हम इस डायपोल को इक्विलिब्रियम पोजीशन में रख दें, स्टेबल ऐसे 0 डिग्री पर, और थीटा एंगल तक घुमाएं, तो वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा, लिमिट 0 से लेकर थीटा तक। पहले डायपोल इक्विलिब्रियम पोजीशन में था पैरेलल टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमने इसको घुमा दिया थीटा एंगल तक, लिमिट लग गया 0 से लेकर थीटा तक, तो कितना मालूम करना पड़ा, टाउ मीन्स P sin थीटा, डी थीटा, लिमिट 0 से लेकर थीटा, P कांस्टेंट, साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा, लिमिट 0 से थीटा। लिमिट लगाने के लिए बताया है आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बट अगर यहां माइनस हो तो उल्टा लिमिट कैसे लगाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बट यहां नेगेटिव है तो उल्टा, पहले लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, तो cos
0 माइनस कॉस थीटा, और कॉस 0 होता है 1, तो 1 माइनस कॉस थीटा। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कराने पर, थीटा एंगल का रोटेट करा देने पर किया गया वर्क डन होता है W इक्वल्स PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसमें देख सकते हो, इफ थीटा 0 implies that WP into 1 minus cos 0, cos 0 1, तो 1 minus 1 0, एक टोटल हो गया 0, वर्डन 0, थीटा 0 तो वर्डन 0। थीटा 0 का मतलब हमने कितना घुमाया, 0 डिग्री, वर्डन आया 0। अरे थीटा 0 का मतलब कि हमने घुमाया ही नहीं, हमने थीटा घुमाते तो वर्डन 0 घुमाया तो वर्डन 0। 0 घुमाया का मतलब हमने वो डाइपोल को रोटेट ही नहीं कराया, तो वर्डन कहां होगा 0। दूसरा केस, इफ थीटा 90 डिग्री, देन W P 1 माइनस कॉस 90, कॉस 90 0, वर्डन P। इफ थीटा 180 डिग्री, W P 1 माइनस, ये मामला है 1 माइनस cos 180, cos 180 माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2, 2p। अगर थीटा 360 डिग्री, W P 1 माइनस cos 360 1, 1 माइनस 1 0, फिर उसी पोजीशन पर आ गया 0। मतलब कितना भी एंगल आपको घुमाना हो तो वर्डन आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कराने पर थीटा एंगल तक जो वर्क करना पड़ता है वो फार्मूला होता है P इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, यहां तक आप नोट करें सब कायदे से। कुछ समझ में आ रहा है, पल्ले पड़ रहा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में डालो उसमें, यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ ये है, कुछ न कुछ तो कमेंट बॉक्स में डालना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, TR चौधरी डालेंगे यूट्यूब पर भी। आपके कोर्स के अलावा और भी टॉपिक पे अगर मान लो आपको प्रॉब्लम है, जैसे आप 12th में हो तो 12th का केवल ये वीडियो जा रहा है। अगर 11th में भी कुछ आपको प्रॉब्लम हो गई है या कुछ टॉपिक समझ में नहीं आएगा तो भी वीडियो लगातार जा रहे हैं शुरू से लेकर के वेक्टर, काइनेमेटिक्स, आपका शुरू में मेजरमेंट यूनिट, एरर एनालिसिस, डायमेंशन, ये सब उसमें जा रहा है। तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर ले चैनल, जिससे जो भी वीडियो उस पर जाएगा आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगा, जिससे आप नोटिफिकेशन में जाएगा तो उसको आप देख सकते हैं। इसलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्या दिक्कत है क्या नहीं है। ओके, थैंक यू। हाँ, एक चीज बता दें, इस टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यही पे समाप्त होता है। अब इससे जब आप एनसीईआरटी में जाओगे तो उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर दोनों एक साथ दिया है एनसीईआरटी में, और दोनों का एक साथ न्यूमेरिकल है उस एक्सरसाइज में। तो या तो आप डाउट में ऐसा बताएं तो कमेंट बॉक्स में,
अगर दोनों का पूरा कैपेसिटर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी में है एक साथ करना चाहते हैं तो कैपेसिटर पढ़ाने के बाद तब एक्सरसाइज स्टार्ट करें। अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने पढ़ लिया, इसका न्यूमेरिकल लगाएं, तो थोड़ा सा बीच में है, एक आध कैपेसिटर का है, फिर पोटेंशियल का है, तो कुछ के क्वेश्चन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर बेस्ड लगा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में डालिएगा क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अलग निकालना है, न्यूमेरिकल लगाने हैं, या कैपेसिटर पढ़ने के बाद सब एक साथ कराने हैं। ओके, थैंक यू।